हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जेआईबी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। और ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है वो केवल आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर का हुआ है। थर्ड पेपर का अभी पोस्टपोनमेंट की कोई न्यूज़ नहीं है और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड पेपर अभी पोस्टपोन नहीं हुआ। बाकी सीआईबी के भी कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं। तो इसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जेआईबी का थर्ड पेपर होता है तो बहुत चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि उसके इमीडिएटली 1 वीक बाद आपका एग्जाम है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ये ना सोचे कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए। और बाय चांस आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो भी जाते हैं लेटर ऑन, तो आपका जो ये स्टडी है उसका फायदा आपको आगे रिवीजन में जरूर मिलेगा। अगर टाइम से होते हैं तो रिवीजन का टाइम शायद उतना ना मिले, हम लोग चैप्टर कवर करते जाएं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या होगा कि रिवीजन का टाइम नहीं मिला। तो अगर पोस्टपोन होता भी है तो ये जो भी टाइम है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी इसको कैजुअल ना ले, और कोशिश करे कि ये सारी क्लासेस हम लोग अटेंड करें। अगर ये सारी क्लासेस हम लोग अटेंड करते हैं तो इसका बेनिफिट जरूर आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और इस क्लास में हमने जैसा बोला कि हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो बीएफएम के फर्स्ट यूनिट को हमने न्यूमेरिकल तो कर लिया था। फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल के पार्ट को हमने कर लिया था, और अब हम कवर करेंगे इसमें वो पार्ट जो थ्योरी को कवर करता है। ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर क्लास लें, किसी तरह की लापरवाही नहीं करिए, क्योंकि अगर आप लापरवाही करते हैं तो हो सकता है इसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। और जो हमें समय मिल रहा है उसका हम अच्छा यूज करें, ऐसी मेरी सोच है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है हमारे पास, तो टॉपिक का हमारे पास नाम है, फर्स्ट यूनिट जो है हमारे पास, टॉपिक का नाम है, देखिए, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो एक्सचेंज रेट का फिनोमिना हमने सीख लिया था और बहुत अच्छी तरह से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है जरूर टाइम निकाल के उसको देखें, और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है तो उनके लिए आगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और समझने में इजी होगी। एंड फॉरेक्स बिजनेस, तो ये यूनिट का नाम है। और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डेफिनेशन, मार्केट्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एक्सचेंज रेट डिफाइन करते हैं, यहां से वन क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है। एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और अर्थमेटिक कैसे काम करती है। तो ये वाला पोर्शन हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। एक आध क्वेश्चन रह गया, मैं बताऊंगा आपको। ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। अभी जो हम कवर कर रहे हैं इसके बेसिक्स, खासकर से एक तो इसमें जो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम क्या होता है, आरबीआई फेडाई गाइडलाइन। तो इस तरह से चैप्टर कंक्लूड होता है। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात मैंने करी है उस फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक चैप्टर में, जहां बताया है कि अगर आपकी किसी भी डीलिंग में वन करेंसी फॉरेन की हो जाए या बोथ करेंसी फॉरेन की होती हैं, तो वो डीलिंग्स हमारी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आती हैं। ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज में विदाउट बाउंड्री ये फंक्शनिंग करता है और राउंड द क्लॉक चलता है। ये माना जाता है हर सेकंड में, हर 4 सेकंड में इसके रेट का फ्लक्चुएशंस होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और हमने ये भी बात करी थी, अगर फॉरेन एक्सचेंज की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वो कौन है जो फॉरेन एक्सचेंज गवर्न करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज गवर्न करने वाला एक तो है आरबीआई आपका, और आरबीआई के बाद बाद आपका दूसरा नाम आता है कौन सा, फेमा। फेडाई। कुछ एक आध नेम आप बता सकते हैं कौन होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं, ऐसा कह लीजिए आप, बोलिए। एडी, ये एडी को ऑथराइज बोलते हैं डीलर होते ऑथराइज हैं। डीलर। ऑथराइज ऑथराइज डीलर। डीलर जो होते हैं हमारे, कितने तरह के होते हैं, वन, वन, टू और थ्री। कितने तरह के होते हैं, थ्री। एडी थ्री कैटेगरी। ठीक है। 1 2 3 को वैसे लिखते हैं, वन रोमन में, टू रोमन में, थ्री रोमन। ठीक है। इसके अलावा कोई और नाम आप बताइए।
ये जिन लोगों को वॉइस नहीं मिल रही उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल ओके है। तो प्लीज कुछ कोशिश करिए, नहीं तो यूट्यूब का जो लिंक दिया है उसको भी आप यूज करते, फिलहाल सुन तो सकते ही है, ठीक है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि भारत में, इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेगुलेशन है या इंटरमीडियरी है वो कौन कौन है? आरबीआई है, फेमा है, एडी 123 है, और कौन है? फेडाई। फेडाई सर। बिल्कुल, वेरी गुड, फेडाई भी है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर डीलर्स एसोसिएशन ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया, ठीक है। फेडाई के बाद फेमा की बात करें तो फेमा में आपकी सीबीआई भी काम करती है कभी कभी, और स्पेशल तौर पर अगर काम करती है तो कौन काम करती है? ईडी काम करती है। ईडी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज केस होता है तो आपने सुना होगा कि ईडी का छापा पड़ा वहां पे, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज इन सब लोगों से मिलकर काम करता है। अगर हम बात करें कानून कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं, तो दो बड़े कानून हैं, आरबीआई और फेमा, और उसके साथ में दो चार और हैं, जैसे पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये है सब, ठीक है। और इवन इनकम टैक्स एक्ट का भी रोल है फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक। तो फेमा के अकॉर्डिंग बोला गया है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कौन सा है, तो उसमें बोलता है फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स। तो फॉरेन करेंसी के साथ कुछ और भी आ गया, जैसे ड्राफ्ट आ गया, ट्रेवलर चेक हो गया, एलसी हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। ये सब चीज भी फॉरेन एक्सचेंज में आती है, ठीक है। एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन of the drawee or holder thereof any other party thereto either in Indian currency or in foreign currency or partly in one or partly in other। तो यहां बोला इसने कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व जो लोग हैं वो क्या है, either in Indian currency or in foreign currency or partly one or partly others, कुछ ये करेंसी को मिला जुला के, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल क्लेम्स पेबल अब्रॉड, कुछ भी बाहर आपको पेमेंट करना है, वहां से लाना है, तो वो सब होंगे, वेदर कंसिस्टिंग ऑफ फंड्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद बैंक अब्रॉड बिल्स चेक। तो क्या करेंसी की बात हो, बिल्स की बात हो, ये सब मिला जुला के ये बोला, ये ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इन अदर वर्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, जिसमें एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन अदर करेंसी। तो मैंने बोला था कि पहले से ये बता दिया कि एक करेंसी और दूसरी करेंसी, यानी दो कोई भी करेंसी इन्वॉल्व होगी तो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, चाहे उसमें एक करेंसी इंडियन की हो। एक्सचेंज रेट दस डिनोट द प्राइस ऑफ द रेशियो। अब देखो यहाँ पे उसने बोला जो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, एक तो बोलता प्राइस या बोलता रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ विच। तो रेशियो मैंने यानी डॉलर, डॉलर मान लिया 80 रुपीज का है और डॉलर और रुपीज, रिवर्स हो गया, रुपीज और डॉलर। तो 1 रुपीज, तो ये रेशियो निकाला तो $1 में 80 रुपीज मिलते हैं, या 80 रुपीज में $1 मिलता है, तो उसे रेशियो या प्राइस दोनों बोल देते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है राउंड द क्लॉक काम करता है। उसमें आपके जो एंटिटीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो कौन कौन लोग होते हैं? इंडिविजुअल होता है, बिजनेस एंटिटी होती है, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं। वो सारे लोग बाई और सेल करते हैं करेंसीज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड मार्केट, और यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। नो बाउंड्रीज, ऑपरेट राउंड द क्लॉक विद इन अ कंट्री, बिटवीन द कंट्री, ये सब कुछ मिला जुला के करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, द वर्ल्ड करेंसी मार्केट इज वेरी लार्ज विद ए लार्ज नंबर पार्टिसिपेंट, मेजर पार्टिसिपेंट कौन कौन मेजर पार्ट? तो पहला हो गया सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड या इन्वेस्टमेंट बैंक। तो कुछ ऐसे फंड होते हैं जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, मूविंग फंड्स फ्रॉम वन करेंसी कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज ए व्हीकल और इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो हेजिंग देयर इन्वेस्ट। तो या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से
फंड को यूज करते हैं या हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कॉरपोरेशंस हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका फॉरेन करेंसीज का डीलिंग होता है तो उससे डील करती है। इंडिविजुअल, तो ये सारे लोग फॉरेन करेंसी मार्केट में कंप्राइज करते हैं लोग। ठीक है, ये हिस्टोरिकल बात है, इसे कोई पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, फॉरेक्स मार्केट यूजुअली ऑपरेट मंडे टू फ्राइडे ग्लोबली, लेकिन जो हमारी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है वहां पर पार्शियली वो जो है सैटरडे संडे को रिस्ट्रिक्शन के साथ खुलता है, लेकिन फ्राइडे को क्लोज रहता है। द बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट आर OTC, meaning that trades are concluded through telephone over the electronic system, various new agency, बैंक, broker। तो ओवर द काउंटर जो ट्रांजेक्शन हैं वो ज्यादा ट्रांजेक्शन ओवर द काउंटर मोड में होते हैं। ठीक है, बैंक्स इन लंदन क्वाइट कॉमनली डील विद बैंक्स इन पेरिस, तो कोई भी बैंक कहीं के भी एक दूसरी कंट्री से डील कर लेते हैं यहाँ पे। लार्ज डीलिंग रूम, ग्लोबल बैंक और कॉर्पोरेट ऑपरेट राउंड द क्लॉक। ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए, मेजर बैंक विच एक्ट एज ए मार्केट मेकर ऑफर टू वे कोट्स। ये हमने पहले बात करी थी जब हमने रेट का मैकेनिज्म बताया था, पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा आपको। तो बाई और सेल की बात करते हैं, लीव अपॉन द कॉलर टू आइदर बाई और सेल, दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस है तो कोई भी ट्रेड करता तो सिर्फ बाई करेगा, कोई भी ट्रेड करता तो सिर्फ सेल करेगा, ऐसा नहीं, वो दोनों ऑप्शन से काम करते हैं। ठीक है, दिस जनरेट ग्रेटर मार्केट डेप्थ एंड वॉल्यूम, दोनों चीजें होती है। ठीक है, 24 आवर है। ओवर द काउंटर मार्केट एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन, तो आपस में डील करके भी होता है या किसी ऐसे प्लेस में जाके डील करते हैं जहां कॉमनली सब लोग आते हैं। अ ग्लोबल मार्केट विद नो बैरियर्स, नो स्पेसिफिक लोकेशंस, अ मार्केट दैट सपोर्ट्स लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लोज, हाईली लिक्विड मार्केट होता है, हाई फ्लक्चुएशन होते हैं, सेटलमेंट टाइम जोन फैक्टर के हिसाब से सेटल होता है, मार्केट एफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी और कंट्रोल इसमें करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। मिश्रा जी, चलो कोई बात। हाँ, फैक्टर, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि एक क्वेश्चन इसमें से थ्योरेटिकल पूछता है कई बार, और वो पूछता है क्या है, तो रीजन क्या होते हैं, कौन से वो रीजन है जिनसे जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में मूवमेंट होता है। तो पहला है आपका फंडामेंटल रीजन, ठीक है, दूसरा है आपका टेक्निकल रीजन, और तीसरा है आपका स्पेकुलेटिव। 3 रीजन होते हैं जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो पहला, सबसे पहले बात करें फंडामेंटल, कि वो बेसिक इकोनॉमिक पॉइंट्स जो फंडामेंटल रीजन है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के प्राइस के अप डाउन होने के, मूवमेंट होने के, तो वो क्या है। तो इसने बोला, फंडामेंटल में बोलता है कि द बेसिक इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। पहला तो ये बोला, the causes of normally affect the long term exchange rate while in the short term many of the these of। अब देखो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन सा बोला उसने, आंसर करिए। इकोनॉमिक, लॉन्ग इकोनॉमिक टर्म में बोला कि जो कंट्री की बेसिक इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं उनसे पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत सारे रीजन है। कौन से रीजन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, balance of payment, नहीं, normal, while in short term many of these around the these are found ineffective, means कई सारे ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी शॉर्ट टर्म में होती हैं। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग रन में बात करता है, एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल करेंसी आर लिंक टू फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट। ये जो जितनी आप देख रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, इसने एक बात बोली है कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म में होती हैं, जो मैनी ऑफ दीज आर ineffective, फाउंड इन, मतलब उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता होगा लेकिन बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में ये नीचे वाले हैं। लॉन्ग रन में कौन कौन से हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको
बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फर्क है? सर कोई बता सकते हैं? सर Yes, sir. बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल तो ठीक है। टोटल बैलेंस एक्सपोर्ट माइनस ऑफ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाँ डिफरेंस होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ बिल्कुल ठीक है। बैलेंस ऑफ Balance ट्रेड जो of होता है payment, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है। sir, और जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एनी Fund टाइप ऑफ बॉर्डर क्रॉस payments, रेमिटेंस, ट्रेड, remittances. ग्रांट, डोनेशन, ठीक है, और वॉक इन, को किसी भी तरह से टोटल फॉरेन फॉरेन करेंसी रिजर्व आए या जाए, उसका हम्म। डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये क्वेश्चन कई बार प्रमोशनल एग्जाम में, जीके के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है। सर इसका तो जो हाँ सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक हाँ, है, बोल रहा है कि हाई ग्रोथ रेट लीड्स टू ए अभी मेरे को बोलने दीजिए पहले, अभी मैं इस पॉइंट पे बनाता हूँ ना, ठीक है। हाई ग्रोथ लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी अगर आपका कंट्री हाई ग्रोथ लीड्स टू अ राइज इन इंपोर्ट एंड ए फॉल इन वैल्यू ऑफ होम करेंसी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ बोला अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का रीजन जो होता है, उसने बोला हाई ग्रोथ लीड्स टू ए राइज इन इंपोर्ट। तो कोई भी यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उससे इंपोर्ट कैसे राइज होगा, यही क्वेश्चन है आपका। नहीं, मैं बोल रहा था कि जो बिग कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बेस बहुत बड़ा है, यूएसए का जैसे, उसका तो ग्रोथ रेट बहुत कम है, मगर वो इंपोर्ट में राइज तो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर जो और भी बड़ी अमेरिका सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते एक्सपोर्ट में हैं। राइज कर रही है। हाँ, उनका एक्सपोर्ट और सर सर्विसेज उनकी काफी कॉस्टली है, बस हाँ, जैसे उसमें राइज ऑटोनॉमी कर में रहे हैं। है, मगर transport वैल्यू ऑफ ज्यादा होम करती है, करेंसी वो फॉल कैसे करेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में है उनका। जब आप देखो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने का मतलब आप जैसे समझ लो चाइना से कुछ ला रहे हो, तो जी आपको सर, कौन सा करेंसी चाहिए होगा? युआन। युआन या फॉरेन करेंसी? करेंसी युआन या फॉरेन करेंसी। तो या आपका फॉरेन करेंसी का डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ज्यादा हो ज्यादा जाएगा, होगा। पेमेंट करना और पड़ेगा। जहां पर भी जिस करेंसी का डिमांड ज्यादा होता है प्राइस बढ़ता उसका है। प्राइस क्या हो जाता है? ज्यादा। बढ़ बढ़ जाता जाता है। है, बढ़ तो जाता होम है, करेंसी क्या हो गया? लो हो जाएगी, होम करेंसी लो हो लो हो जाएगी। जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वाइस वर्सा इसलिए किया, अगर ये इंपोर्ट राइस की जगह डाउन हो जाए, राइस, वो सॉरी इंपोर्ट, तो यहाँ पर उल्टा काम हो जाएगा। अगर आपका इंपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल इस बात को सुनिएगा कि इंपोर्ट बढ़ने से आपकी करेंसी क्या होती है? बढ़ लो जाता होती है, डाउन होती है। डाउन ठीक है। होती है, लो होती है। और एक्सपोर्ट बढ़ने से होम करेंसी अप बढ़ती है सर। बढ़ अप हो जाता है। जाती है, ठीक है। और फिर बोला फिस्कल पॉलिसी में कुछ हुआ, तो एन एक्सपेनेंसरी पॉलिसी लोअर टैक्स कैन हायर इकोनॉमी, यानी अगर आपके इकोनॉमी में लोअर टैक्स हैं तो बहुत सी कंट्री आपके वहां आके क्या कर सकती हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? हाई होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, सर फिस्कल आपका पॉलिसी सेंट्रल बैंक के जो जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल, इन सब से भी आपका क्या होता है? लॉन्ग रन में एक्सचेंज रेट में इफेक्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट टेंड टू अट्रैक्ट ओवरसीज। अगर आपके वहां अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो फॉरेन से, ओवरसीज से कैपिटल आएगा, दस तक करेंसी अप्रिशिएट। और जब भी बाहर का करेंसी का फ्लो ऑटोमेटिक होगा तो आपका करेंसी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट में बाहर का करेंसी आता है, तो जब बाहर का करेंसी आने लग जाएगा तो आपकी डिमांड कम हो जाती है उस करेंसी में, तो वो अपने आप ही उसका प्राइस कम होता है। इन लॉन्गर टर्म हाई इंटरेस्ट रेट स्लो द इकोनॉमिक डाउन। ये भी है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होंगे तो आपकी इकोनॉमिक क्या हो जाएगी? इकोनॉमी
डाउन हो जाएगी, डाउन होगी। देयर बाय वीकनिंग द करेंसी। फिर आता है पॉलिटिकल इश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है और उससे हमारा मनी जो है मजबूत होता है। ठीक है, अब बात आए टेक्निकल रीजन। ठीक है, टेक्निकल में क्या बोलता है, कैन लीड टू एन अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट इन। तो कई बार क्या होता है कि बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी हो जाती है और बहुत वायलेंट मूवमेंट आता है एक्सचेंज रेट में। फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट। तो कैपिटल को आने और जाने की जो रेस्ट्रिक्शंस या फ्रीडम होती हैं उनसे भी एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज ए फिनोमिना विच वाज सीन इन इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, और यहाँ पे 97 ह्यूज सरप्लस जनरेटेड इन द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री सच एंड ओपेक which cannot be utilized. These country had to be invested overseas. This created huge movement of capital overseas and resultant appreciation of the currency in the country, which got an influence. तो यहाँ ये कह रहा है कई बार क्या होता है, जैसे ओपेक कंट्री है वो पेट्रोल बहुत सेल करती है, तो उनके पास बहुत फॉरेन करेंसी होगा, उसको यूज ही नहीं कर पाए। तो जब यूज नहीं कर पाया तो किसी और कंट्री में भेजेंगे, तो जब किसी और कंट्री में भेजेंगे तो फिर वहां से फिर वही करेंसी का प्लस माइनस हो सकता है। कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग। ये आपने सुना होगा जब आपने बॉन्ड का पेपर सुना था, बॉन्ड का लेक्चर सुना था, तो उसमें क्या था कि कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसी। जो मनी कम रिटर्न दे रही है आप उसे विड्रॉ करके कौन सी मनी लोगे, कौन सी करेंसी लोगे, जो ज्यादा रिटर्न दे रही है। ठीक है, तो वो कैपिटल का मूवमेंट हो जाता है फिर, एंड रिजल्ट इन मूवमेंट इन। और इसी की वजह से जैसे ही आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी शिफ्ट करोगे तो आपका एक्सचेंज रेट में फर्क पड़ेगा। थर्ड आया स्पेकुलेटिव फोर्सेस। स्पेकुलेटिव फोर्सेस का आजकल आपने देखा होगा, मुझे ऐसी कुछ जानकारी मिली है, आजकल बैंक वाले काफी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं मोबाइल से। आप में से कितने लोग करते हैं? सर मैं करता हूँ सर। बहुत सारे करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भी करता हूँ। करते होंगे, ठीक है, तो उन्हें काफी जानकारी भी होती होगी इसमें। ठीक है, लेकिन आप में से कितने लोग ट्रेडिंग कोरिलेशन, वॉलेटिलिटी और वैल्यू एट रिस्क और बैक टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग से करते हैं? सिर्फ बेचना खरीदना करते हैं हम। कोई भी नहीं करता होगा सर। ठीक है, बाय तो सेलिंग आप सब लोग जो करते हैं वो इस वाले कारण से करते हैं, स्पेकुलेशन। क्या करते हैं? कि आपको लगता है ऐसा होने वाला है, उसके पीछे कोई भी थ्योरेटिकल स्टडी नहीं होती आपकी, है ना, एक ऐसे एक एस्टिमेशन है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अरे ऐसा हो गया वो कि ये ग्रीन हो गया, लाल हो गया, इस ब्रैकेट में आ गया, उस ब्रैकेट में आ गया, और सुबह सुबह शर्मा जी ने कहा आज इसमें ये होने वाला है तो ये ले लो, ब्रांच मेरे साहब ने ऐसा कहा ऐसा कर लो। ये सब रीजन ये वाले हैं। और जब आप जैसे लोग बहुत हावी हो जाते हैं किसी चीज पे तो भी एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, यानी मूव करते हैं। तो स्पेक्युलेटिव फोर्सेस, आप लोग स्पेक्युलेटिव फोर्सेस हैं, कैन हैव मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट in an expectation that currency will be devalued. The speculator will short sell, जल्दी से बेचने लग जाते हैं the base currency for buying its back. अब यहाँ तो मैंने आपका एग्जांपल लिया शेयर मार्केट के लिए, लेकिन आप में से शेयर मार्केट के अलावा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट की जगह फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्हें लगता है अगर करेंसी डीवैल्यूड होने वाली है तो जल्दी से बेच देते हैं, ठीक है, और फॉर बाइंग इट बैक, और जिससे कहते हैं आज मैं महंगा बेच देता हूं, जैसे सस्ता होगा तो मैं क्या करूंगा, दोबारा ले लूंगा। द वेरी एक्ट कैन लीड द मूवमेंट इन द मार्केट एज द एक्सपेक्टेशन फॉर डीवैल्यूएशन ग्रो एंड एक्सटेंड टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट एज वेल। ठीक, स्पेक्युलेटिव डील प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी टू द मार्केट and at time act as a cushion too। अब देखो ये सुनो,
ये एक पॉजिटिव मूव नोड आया यहाँ पे कि स्पेकुलेटिव डील्स से क्या होता है कि बाई सेल होती है, और बाई सेल जब होती है तो मार्केट में क्या होता है, एक करेंसी का मूवमेंट या लिक्विडिटी होती है। जब हम लोग मार्केट रिस्क को पढ़ रहे थे तो हमने वहां लिक्विडिटी को कई बार पढ़ा था। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अगले 10 दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया के बैंक बंद हो जाए, छुट्टी मिल जाए आपको, तो हो सकता है कि जो ट्रेडिंग वैसे करते थे वो दिन भर बैठ के करने लग जाए। और जब आप लोग ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट में क्या चीज बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी। कि आप अपनी करेंसी बेच रहे हैं, दूसरा ले रहा है, दूसरा बेच रहा, आप ले रहे हैं। तो जब किसी भी मार्केट सिक्योरिटीज की डिमांड और थोड़ा जेन्युइन और रीजनेबल रेटों पे अवेलेबिलिटी होने लगती है तो उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव डील्स में क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, डेप्थ और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और एक कुशन की तरह काम करती है कि मार्केट में फंड अवेलेबिलिटी बनी रहती है। इफ द व्यू डू नॉट लीड टू द कंटेजियस इफेक्ट, और कोई इससे कोई वैसा नेगेटिव वो ना पड़े इससे। ठीक है, तो कई बार अच्छा भी रहता है। चलो, अब आता है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। इसकी बात हमने प्रॉपरली कर ली थी। कब करी थी, जब हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था रेडी कैश, जिसको हमने टी प्लस 0 बोला था, जिसको हमने टॉड भी बोला था, टॉड टुडे रेट, टॉम रेट बोला था, टी प्लस 1। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया तो आपसे रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को ले लिए, क्योंकि ये पहला यूनिट कई बार 7 मार्क्स का रहा है, कई बार 7 मार्क्स का पहला ही यूनिट आया है। ठीक है, ये सारे रेट हमने बढ़ा दिए थे वहां पे, फॉरवर्ड डिस्काउंट सब बढ़ा दिए थे। जो वहां हमने पढ़ा था सब वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए थे हम यहाँ पे, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट। क्या है, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट। तो कई बार डीलिंग ऐसी होती है जहां पे दोनों रेटों का जिक्र होता है। द फिक्स एक्सचेंज रेट इज द ऑफिशियल रेट सेट बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी तो कह देगी जी आज इसका रेट इतना है। इट इज यूजुअली pegged to one or more currency. Under floating exchange rate, the value of currency is decided by supply and demand factor of that particular currency. तो गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया कि 80 रुपए का $1 है, लेकिन पता लगा कि उसकी डिमांड बढ़ी तो वो रेट बढ़ जाता है। जिनके घर से आवाजें आ रही हैं वो माइक के अंदर अपनी आवाजें ना आने दें। In some cases, even fixed exchange rate are allowed to fluctuate between definite upper and lower band. तो यहाँ पर बोला कि कई बार फिक्स वाला भी जो एक्सचेंज रेट है वो भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन उसकी रेंज थोड़ा फिक्स होती है एज फिक्स्ड बाय, और मॉनेटरी पॉलिसी उस रेट को थोड़ा सा वेरिएट करने का परमिशन देती है कि हाँ फिक्स वाला भी इतना वेरिएट कर सकता है। ठीक है, चलो एक ये चीज हमारी उस दिन नहीं पढ़ी गई थी, बिड एंड ऑफर रेट। देखो बिड होता है बाई वाला, बिड होता है क्या, बाई वाला, ऑफर होता है सेल वाला। आपने देखा होगा जब आप किसी मार्केट में जाते हैं कुछ कपड़ा खरीदने, तो वहां बिड रेट होते हैं, ऑफर रेट होते हैं, ऑफर रेट, ऑफर रेट होते हैं। वो अपना रेट आपको, सर कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ डिस्टर्ब चल रहा है, कोई किसी का माइक माइक ना, चलो थोड़ा सा भैया देख लो जरा। हाँ, बिड एंड ऑफर रेट, बिड एंड ऑफर रेट मैंने बोला, हाँ कपड़े की दुकान में आप जाते हैं तो वो आपको सेल करने के लिए बैठा है, वो ऑफर रेट पे बैठा हुआ है। ठीक है, और जब बायर बहुत सारे होते हैं, एक सेलर होता है, तो अधिकतर बायर जो बायर है बहुत सारे बिड करते हैं कि हम इतने का लेंगे। ठीक है, बोली, हाँ बोली,
बाई रेट, बिड, सेलिंग रेट, ऑफर रेट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रेटिंग बता दिया था, चेन रूल मैंने बता दिया था, जब टू Cross rate. क्वांटिटी के रेशियो को अलग क्वांटिटी के अदर क्वांटिटी से कंपेयर किया था, जिसको हम क्रॉस रेट बोल देते हुए। हाँ, ये चीज हमने वहां नहीं पढ़ी थी कि पर सेंट एंड पर मिले क्या होता है। देखो परसेंट तो सबको पता हुआ है, ठीक है, मतलब अ पोर्शन पर 100, लेकिन पर मिले का समझ लो, 1 पर मिले इज 1 पार्ट ऑफ द एवरी 1000। यानी अगर हम 30 है, 30 में से 1 लेते हैं तो पर मिले होता है, और अगर हम 100 में से 1 लेते हैं तो क्या होता है, पर सेंट होता है, पर सेंट पर मिले। ठीक है, तो जो यूके स्टैंडर्ड में जो काउंटिंग है वो क्या होता है कि एवरी 3 के बाद, यूएस स्टैंडर्ड में कॉमा लगता है, एवरी 3 के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, जबकि इंडियन काउंटिंग का सिस्टम अलग होता है। ठीक है, वैल्यू डेट क्या होती है? वैल्यू डेट होती है जिस डेट को ऑन विच पेमेंट ऑफ फंड और एन एंट्री ऑन अकाउंट बिकम एक्चुअली इफेक्टिव। आपकी डील तो आज हो गई, लेकिन जब पेमेंट आया आपको, ठीक है, एक्चुअली इफेक्ट किया, तो उसको हम वैल्यू डेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आर्बिट्रेज क्या होता है। आर्बिट्रेज का एग्जांपल मैं आपको अगर सिंपल बताऊं कि दिल्ली से आपने टोमेटो लिया और भरतपुर में या राजस्थान में या जयपुर में आपने सेम टाइम पे सेल कर दिया। यहां से किया आपने बाई और कहीं से किया आपने सेल, लेकिन सेम टाइम पे, और जो रेट का डिफरेंस था वो बेनिफिट लिया। तो इसमें बोला क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी ऑफ करेंसी इन 2 और मोर मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्परेरी डिस्क्रिपेंसी इन प्राइस। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क था। एज अप्लाइड टू द डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, आर्बिट्रेज कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर इन वन सेंटर accompanied by an almost immediate sale against the same currency in other। तो जो करेंसी मान लिया $10,000 आपने यूएस से के किसी मार्केट से खरीदे और जापान के मार्केट में वो सेल कर दिए उसी समय पर, और थोड़ा सा जो डिफरेंस था उसका बेनिफिट ले लिया। सर ये वन लाइनर आया था इस बार, है ये वन लाइनर आया था इस बार आर्बिट्रेज। ये क्वेश्चन आया था, हाँ सर। चलिए गुड। ठीक है, और in operation conducted through 3 or more center and involving several currencies, or transaction conducted between 2 center only is known as simple direct। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा डेफिनेशन और एलोबरेट कर रहा है। क्या कह रहा है, a transaction conducted between 2 centers only is known as simple or direct arbitrage। वेयर एडिशनल सेंटर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको क्या बोला, कंपाउंड या 3 पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर 2 सेंटर पे डील हो रही है तो उसे सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज बोलते हैं, लेकिन उसमें एक और एडिशनल सेंटर इन्वॉल्व हो जाए तो उस कंडीशन में उसको कंपाउंड और 3 पॉइंट आर्बिट्रेज बोला। सच ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट विद इन द मिनिमम टाइम डिले। मीन्स अगर 11:05 पे आपने कहीं डील करी है तो ऑलमोस्ट दूसरी जगह भी डील 11:04 या 11:06 पर या 11:05 पर हो जाए। If advantage is to be taken temporary price difference, that may require high degree of technical skill। पता लगा जब तक आप अपनी बुक करने गए तब तक जो है वहां प्राइस जहां आपको सेल करना था वहां पे डाउन हो गए, तो आपने महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रेट quoted to merchants for retail transactions are specified nature of transaction by this। The different rate could be applied for TT, bill transaction, foreign money or cash transaction, traveler check transaction, even personal check buying,
द रेट वुड बी, तो ये कह रहा है कि जो मर्चेंट होते हैं वहाँ रेट जब कोट करते हैं तो हर आइटम के लिए अलग तरह की रेट कोट करते हैं। ठीक है सर वो जो प्रॉब्लम आपका वीडियो में है ना, जहाँ पर किसी शादी का बुकिंग होता है, उसको डिलेड होता है, वो डेट कैंसिल होता है, वो प्रॉब्लम किस चैप्टर में है सर? इसी में है, तो इसी में है। फॉरेन एक्सचेंज का ना। हाँ हाँ वो इसी में है, और वो लास्ट टाइम या लास्ट टाइम 5 मार्क्स का आया था क्वेश्चन वो। आया था, मेरा ये में नहीं आया। मेरा आपके में आया था वो क्वेश्चन? नो नो सर। नहीं आता तो वो कई बार आया है वो, कैंसिलेशन वाला और रीबुकिंग वाला, है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो वो अभी जब हम उसको कराएंगे, अभी कराया नहीं है अभी हमने। ठीक है लास्ट टाइम आया आगे था, है। लास्ट टाइम आया था सर कैंसिलेशन वाला। अच्छा किसी के में आया था है? हाँ सर, मेरे उसमें आया आया था। था। हाँ कई बार आता है वो क्वेश्चन ना, कई बार आता है। इम्पोर्टेंट है वो, मैं जब भी कराता हूँ तो बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। हाँ सर, और किसी जब ने वो किसी आता है तो कितने मार्क्स का आता है? सर एक का आया था सर, एक ही नंबर का आया था। एक ही नंबर का? वो कुछ हाँ सर, और वो होगा फिर। क्वेश्चन था सर, उन्होंने कुछ परचेस किया था, फिर उसको कैंसिल कर दिया, तो उस पर टीटीवाई ग्रेड लग गया, टीटी सेलिंग अच्छा ग्रेड लग वो गया। मतलब एक पार्ट आया उसमें से, जी सर। उस केस स्टडी का एक छोटा सा पार्ट आया। अदरवाइज जो है बहुत मतलब काफी अटेम्प्ट में वो फुल 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है तो पापा बताओ ना, ये मुझे नहीं आ रहा। सर एक फॉरेन डीलिंग वाला यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार आया था, मगर ये मैंने ये वाला डीलिंग ऑपरेशन वाला। हाँ 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 तो अभी करते हैं, देखो। ठीक है। हाँ। द फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन कंप्राइज फंक्शन ऑफ सर्विस ब्रांच टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ द अदर ब्रांच। तो एक तो सर्विस ब्रांच आ गई और एक दूसरी ब्रांच आ गई। ठीक है, इन दोनों का क्या है, कंप्राइज फंक्शन को बोलते हैं हम लोग डीलिंग रूम, मिला जुला के काम करना। ठीक है, जो ब्रांच डिवीजन है वो बाई और सेल करती है, मैनेज करती है फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटी, फंड and manage nostro account, as also undertake proprietary trading in currency. It acts as a separate profit center of the। तो यहां ये बता रहा, एक तो सर्विस ब्रांच की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरा बात कर रहा है कि यहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ऑफ अदर ब्रांच डिवीजन टू बाय और सेल। तो यहाँ पे जो डीलिंग रूम को बोला, डीलिंग रूम सर्विस ब्रांच और ब्रांच का कंपैरिजन है, लेकिन वो अपने आप में एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह भी काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीलिंग रूम का जो प्रॉफिट लॉस का एक अकाउंट है वो भी अपना अलग से बनाते हैं, जैसे ब्रांच अपना बनाती है। ठीक है, द डीलर who are actually involved in buying or selling currency, undertaking market activity are most critical manpower। बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लिटरेट होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। as they are understanding of job, risk taking capacity, speed in decision making, all may lead to generating profit for the dealing operation। on the other hand, a small mistake, जरा सा गड़बड़ किया तो सारा दिन की मेहनत एक सेकंड में उड़ जाएगी। a good dealer, इनको डीलर बोलते हैं, जो डीलिंग रूम में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, डीलर बोलते हैं। नीड्स टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजिंग नेचर थिंग्स, सर्टेन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज आर पर। अब देखो ये वाली बात कि आपने देखा होगा जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, शॉपकीपर भी होता है, वो साइकोलॉजी से बहुत वो करता है। वो ये देखता है कि आपको ये चीज कितनी पसंद आ रही है, अगर आपको वो चीज ज्यादा पसंद आ रही तो ज्यादा कम नहीं करेगा, और आपको पसंद नहीं आ रही है तो वो ज्यादा बार्गेन कर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा किसी दुकान में जाओ, बच्चा कोई चीज जिद करने लगता है जब लेने की, तो दुकानदार उसके रेट ज्यादा कम नहीं करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है बच्चे ने कुछ मांगा और आपने कहा अरे नहीं परसों लेंगे और चल दिया आप, तो लगता है ये तो लेंगे ही नहीं, तो वो फिर थोड़ा वो बार्गेन कर लेता है। द एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, the ability to make decision quickly, a good measure of aggressiveness,
एंड अबव ऑल ए विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज वन कैन ब्रिंग। तो यहाँ ये सिंपल से बता रहा है कि ड्रिलिंग रूम बहुत ही ट्रस्टेड उसकी तरह काम करते हैं और बहुत एक्सपीरियंस। अ डीलर हैज मेंटेन टू, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका, टू पोजीशन, एक है फंड पोजीशन और एक है करेंसी पोजीशन, दो पोजीशन मेंटेन करते हैं। अब फंड पोजीशन में क्या होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, रिसीवेबल एंड पेबल, एनी मिसमैच रिसीवेबल पेबल विल थ्रो ओपन इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर आपका कुछ, जैसे हमने मार्केट रिस्क में पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी पोजीशन प्लस माइनस रखी है तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेंगे तो जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है उससे आपको नुकसान हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इन नोस्ट्रो, और ये जो आपका प्लस माइनस होता है, जो आपका नोस्ट्रो अकाउंट होता है, उसमें अप डाउन, मतलब एक तरह से आपने ज्यादा निकाल लिया उसमें से तो ओडी है तो उसका ब्याज होगा, या कम निकाला उसमें पड़े रहने दिया तो क्या हो जाएगा आपको इंटरेस्ट इनकम में, बोलिए। बढ़ोतरी बढ़ जाएगी सर इंटरेस्ट में। लॉस होगा। अगर आप अपना पैसा नोस्ट्रो अकाउंट में पड़े रहने देंगे, वो तो करंट अकाउंट होता है ना, तो लॉस होगा आपको, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा जरूरत हो गई तो आपको नोस्ट्रो अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आगे, इट इज important for the dealer to properly maintain the fund position and manage the fund। तो फंड पोजीशन उसे क्या करनी है, तो फंड पोजीशन में उसने रिसीवेबल पेबल का हिसाब लगाना है। अब बात है करेंसी पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, डील विद द ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन अराइव्ड after taking various merchant interbank transaction, and the dealer will be concerned with the overall net position which expose the dealer exchange risk। अब नेट पोजीशन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कुल मिला के जो भी प्लस माइनस है उसका जो भी डिफरेंस है उससे उसे कौन सा रिस्क होता है, एक्सचेंज रिस्क फ्रॉम मार्केट मूवमेंट। द डीलर हैज टू ऑपरेट विद इन द परमिटेड लिमिट, और ये परमिटेड लिमिट कौन सेट करता है, हमने पढ़ रखा है, बताइए। आरबीआई से, ऑल्को करता है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिफाइंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तय करता है, ठीक है। फॉर द एक्सचेंज पोजीशन बाय द मैनेजमेंट, ये हो रहा ना, एक्सचेंज पोजीशन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। ये सुब्बा राव जी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। द फंड पोजीशन comprise of items that are ready in nature, affecting fund position immediately, as also those in nature of forward which affect fund position in a later date। अब सुनो मेरी बात, फंड पोजीशन में इमीडिएट या फ्यूचर, इमीडिएट वाला या फ्यूचर वाला कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका हिसाब किताब रखते हैं, जबकि करेंसी पोजीशन में जो इमीडिएट वाला होता है वो हिसाब रखते हैं। Does the dealer also need to manage gap position in different currency? और यहाँ डिफरेंट करेंसी से मतलब क्या है कि आपके पास डॉलर की क्या पोजीशन है, पता लगा डॉलर में आप क्या है प्लस में, फिर यूरो की पोजीशन क्या है पता लगा उसमें क्या है आप नेगेटिव। तो इन सबको अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसको हम फंड पोजीशन बोल देते हैं, और केवल हम अलग अलग करेंसी को देख रहे हैं तो हम करेंसी पोजीशन बोलते हैं। द अदर पार्ट ऑफ डीलिंग रूम इज बैक ऑफिस। तो डीलिंग रूम में बैक ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच टेक्स केयर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डील, जो भी आपने डील करी उसको प्रोसेस करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, रिकंसिलिएशन करना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बैक ऑफिस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस एनी लेक्सिटी इन द एरिया, और अगर ये भी अगर हल्का फुल्का ढीला ढीला काम करेंगे तो आपको बहुत ट्रबल में आ सकते हैं। आइदर इट मे निगेट द एफर्ट, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसको जीरो कर सकता है, ठीक है। और इट कुड बी सो लैक्स दैट
डीलर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड इंडल्ज इन द मिस रिपोर्टिंग एंड रॉन्ग डूइंग। तो कई बार क्या हो सकता है, ये एक तो पहले बोला इसने कि वो डीलर के जो है प्रयासों को खत्म कर सकता है, दूसरा बोला कई बार अगर अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम कर सकता है। मतलब वो ऐसे कोई भी काम जो बैक ऑफिस के हैं, विदाउट नोटिस कर रहा है, रॉन्ग डूइंग कर रहा है, इन चीजों को भी पकड़ सकता है। हेंस बैक ऑफिस हैज ए बोथ सपोर्टिव एज वेल एज चेकिंग रोल। सपोर्ट भी करता है और इन्वेस्टिगेट और चेकिंग भी करता है। ये कई बार क्वेश्चन आया वाला है। वो क्वेश्चन इस तरह से बनाता है कि आउट ऑफ दीज बैक ऑफिस नॉट रेलिवेंट, कौन सा स्टेटमेंट उससे रिलेवेंट है या नहीं है, तो उसके फंक्शन, उसके जो भी पॉइंट है वो उठाने की कोशिश करता है। ठीक है। द थर्ड पार्ट कौन सा है? मिड ऑफिस। तो एक तो हुआ आपका फ्रंट ऑफिस, एक होगा आपका ये बिग बैक ऑफिस, और एक कौन सा होगा आपका? मिड ऑफिस विच डील्स विद द रिस्क मैनेजमेंट, पैरामीटराइजेशन ऑफ द रिस्क, कि रिस्क को कैसे पैरामीटर करेंगे फॉर द डीलिंग रूम ऑपरेशन इंक्लूडिंग फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। इट एक्ट्स एज ए चेक ओवर द रिस्क टेकन बाय द डीलर। डीलर जो रिस्क ले लेता है, जो उसने डील कर ली है, उसको चेक करने का काम कौन करता है? बैक ऑफिस नहीं, मिड ऑफिस। अभी हम मिड ऑफिस पे आ गए। ठीक है। एज ऑल्सो सप्लीमेंट देम बाय गिविंग, और उनको वो बैक ऑफिस वालों को, कोई डीलिंग रूम वालों को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मिड ऑफिस इज ऑल्सो सपोज टू लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइन। तो जो भी गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, उसको कंप्लायंस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिड ऑफिस। With the increasing volume of foreign exchange transaction arising of the expanding international trade, both in goods, services, cross-border flow of money, and because of unauthorized dealer and taking exchange rate trading, इसमें कुछ नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ, हाँ यहाँ एक पॉइंट आया, आरबीआई ने यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर USAP फॉर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस बाय ऑथराइज्ड डीलर, जो एडी होते हैं वो कैसे निकालेंगे, इशूड बाय फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। तो फेडाई ने एक गाइडलाइंस इशू करी हुई है जो जिसका नाम है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर, और उसको आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है, which requires bank to undertake profit valuation of forex position at the end of each month, not withstanding the practices of passing accounting entries at quarterly interval. तो इसमें क्या बोला इसने, वो ईच मंथ में उसको देखेगा और जो क्वार्टरली इंटरवल पर क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट लॉस का, बोलो, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंट एंट्री पास कर देगा। ठीक है। However, the mechanism of dealing operation facilitates profit evaluation exercise at lesser frequencies as well. तो वो जरूरी नहीं कि इसी फ्रीक्वेंसी में करे, कई बार डीलिंग ऑपरेशन जो होता है वो कभी और उससे कम फ्रीक्वेंसी में भी कर सकता है। ठीक है। और कई बार क्या है, डेली बेसिस पे भी कर सकता है। उन्होंने तो कहा मंथली बोला ना, तो वो 15 दिन में, 7 दिन में कर सकता है, और कई बार डेली भी करते हैं। एज पर एक्सटेंड गाइडलाइन, ईच फॉरेन करेंसी पोजीशन कवरिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ फॉरेन करेंसी पोजीशन, मिरर अकाउंट ऑफ द करेंसी, नॉस्ट्रो में जैसे होता है, फॉरेन करेंसी नोट्स हेल्ड, इंपोर्ट्स, सस्पेंस अकाउंट, ऑल स्पॉट एंड फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब है कि जो भी फॉरेन करेंसी की पोजीशन है, उसमें जितनी तरह के भी उसके ट्रेडिंग्स है, उन सबको, चाहे उसमें एक्सपोर्ट बिल भी हो, ट्रांजेक्शन विद विच आर रिपोर्टेड द पोजीशन डेस्क बट नॉट एडजस्टेड इन द अकाउंट, इन सब की वो जितने भी तरह के ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए क्या बोलता है, इफ एनी द मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट अदर फॉरेन करेंसी एसेट लायबिलिटी शुड बी रिवैल्यूड सेपरेटली। तो इन सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको क्या करना चाहिए, एक तो अपने जो भी पोजीशन है उसको एडजस्ट करने का उसने देखना है कि करा तो नहीं उसने, और दूसरा शुड बी रीवैल्यूड सेपरेटली।
तो समय समय पर आपको अपने जो भी आपके पास है उसका रीवैल्यूट करा के अपना प्रॉफिट निकालना है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन advises the valuation rates based on ongoing market rate on month end date। तो मंथ एंड डेट पे अपना इवोल्यूशन करता है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग रूम। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि जो डीलिंग रूम है उसका क्या मैनेजमेंट कंट्रोल है। RBI has advised the board of directors should frame a appropriate policy and fix suitable limit। ये हमने बार बार बात करी थी मार्केट रिस्क में। The management of dealing room operations should focus on risk associated with foreign exchange dealing room operation which arises due to complex nature of foreign exchange market। and तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो डीलिंग रूम ऑपरेशन है उनका जो फोकस होता है रिस्क एसोसिएटेड फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन पर होता है, और जो कॉम्प्लेक्स नेचर के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उनकी वजह से उसको ध्यान में रखना है। द वॉलेटाइल नेचर ऑफ द, और एक तो कॉम्प्लेक्स नेचर हुआ, दूसरा वॉलेटाइल नेचर होता है, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डीलिंग रूम है वो मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम करता है। द मेजर रिस्क, कौन कौन से रिस्क होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में? तो सबसे पहली बात तो ऑपरेशनल रिस्क है, एक्सचेंज रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है। अब इसमें एक बात और है, लिक्विडिटी रिस्क है, और गैप रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, कंट्री रिस्क, सोवरेन रिस्क। इतने तरह के रिस्क काय में बता रहा है, किस काम में बता रहा है? फॉरेक्स में। फॉरेक्स के जो बिजनेस है, जो डीलिंग रूम है, वो इतने तरह के रिस्कों से मैनेजमेंट और कंट्रोल करता है। ठीक है। ऑपरेशन रिस्क में बार बार हमने पढ़ा था, ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल फॉल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, फॉल्टी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल खराब है तो भी है। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? जब भी आप कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ऑपरेशन आर अराइजेस मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशन होने का चांसेस होता है और मिसमैच अकर होता है एसेट लायबिलिटी का, तो उसकी वजह से कौन सा रेट होता है? एक्सचेंज रेट। क्रेडिट रिस्क कहां से आ गया इसमें? क्रेडिट रिस्क कैसे आया? which arises due to inability or unwillingness of the counterparty to meet the obligation at maturity। अब हमने बताया था जब उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी किसी ट्रांजेक्शन की, तो उस समय पर अगर वो इनेबल हो जाए, ना कर पाए, तब होता है। क्रेडिट रिस्क इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। तो क्या होता क्या है कि प्री सेटलमेंट रिस्क है जो सेटलमेंट से पहले, और सेटलमेंट रिस्क है जो सेटलमेंट के दौरान होता है। प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी। तो मैंने बोला ना पहले, तो बोला बिफोर मैच्योरिटी। तो बिफोर मैच्योरिटी जो होता है वो प्री सेटलमेंट रिस्क होता है, और दूसरा जब मैच्योरिटी पे आता है तो वो पोस्ट सेटलमेंट या सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। सेटलमेंट रिस्क होता क्या है इसको समझ लीजिए। ड्यू टू डिफरेंट जोन, यहाँ पे 5 बजे आपने डीलिंग करी शाम को और आपका ऑफिस बंद हो गया, लेकिन जहां के लिए डीलिंग करी वहां अभी बंद है, अभी खुला नहीं है। तो टाइम जोन में जो डिफरेंस होता है उनकी वजह से कुछ सेटलमेंट अटक जाते हैं, और जो अटक जाते हैं उनसे फिर आगे भी रिस्क होता है। और इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेयर वन पार्टी परफॉर्म्स इज पार्ट्स of the contract by delivering the currency to be delivered by it, but the party fails before delivering the currency of delivered by it, the difference of time zone. The best example of this risk is Herstatt risk, which across, तो यहाँ पर क्या हुआ था 1974 में जर्मनी में बहुत सारे बैंक फेल हो गए थे, तो वहां पर वो एक ने नहीं दिया तो सेटलमेंट रिस्क हुआ, और इसको बोला गया है हर्स्टेट रिस्क। एक जगह का नाम है वहां पे, बैंक हाउस हर्स्टेट बैंक का नाम है, जर्मन बैंक हाउस हर्स्टेट था। तो वहां पर क्या हुआ, सेटलमेंट रिस्क उसने फेस किया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हर्स्टेट रिस्क भी बोलते हैं। और ये कौन सा रिस्क है? सेटलमेंट। एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है हर्स्टेट रिस्क कौन सा होता है करके। ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क,
लिक्विडिटी में सिंपल है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी टाइम पर अगर प्रॉपर रेट में सेल नहीं हो पा रही है, कोई लेने वाला नहीं है, तो उसने बोला विच में अराइज ड्यू टू द पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अनेबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट और एग्जीक्यूट ए ट्रांजेक्शन एट रीजनेबल प्राइस ऑन। तो कई बार कभी भी अनेबल हो जाए कि फंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने या आपकी ट्रांजेक्शन को रीजनेबल प्राइस में डील करने। फिर आता है गैप रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। In the course of its business, a bank buys and sells currencies for spot and forward value. It may not be always possible for the bank to match its forward purchase. कई बार क्या होता है कि आपकी जो सेल्स और परचेज होती हैं, सेल्स और परचेज में मिसमैच होता है। तो मिसमैच में क्या होता है कि जब आप कभी आपके पास ज्यादा फंड आया तो आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, कभी आपके पास कम है तो कहीं से बोरो लेना पड़ता है। Thus, in the purchase of sales takes place different value date. While the bank may completely stand hedged on exchange front, it creates a mismatch at a future date between the asset. तो फ्यूचर में जो आपका टाइमिंग है, आपने कोई चीज खरीदी 10 दिन के लिए और सेल करने का वादा उसको कर लिया 15 डेज के लिए, उन कंडीशन में गैप रिस्क होता है। These gaps are to be plugged by bank by paying receiving appropriate forward differentials. These forward differentials are in term function of the inter. अब क्या होता है, जो आपके forward differentials होते हैं इनकी वजह से आपको फंक्शंस जो इंटरेस्ट रेट के उसमें डिफरेंस होता है। Any adverse movement in interest rate would result in adverse movement in the forward differential, thus affecting in the cash flow. तो जब भी आपका फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल होगा तो आपका जो कैश का फ्लो है उसमें फर्क होगा, क्योंकि रिसीविंग पेइंग और रिसीविंग जो आपने की थी फॉरवर्ड डिफरेंशियल में वो कम ज्यादा है, तो आपको मिसमैच होगा वहां पर। मार्केट रिस्क तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था जब भी हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी में, आपका इक्विटी में और फॉरेक्स में, तीनों में मार्केट रिस्क होता है। लीगल रिस्क में क्या, नॉन इन्फोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी ने आपका पेमेंट नहीं किया और आप उसको इन्फोर्स नहीं करा पाए, लीगल रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क होता है मेजर बैंक फेलिंग और रिजल्टेंट लॉस टू द काउंटर पार्टी रिवर्बरेटिंग इनटू बैंकिंग क्राइसिस। तो एक पार्टी ने नहीं दिया, फिर उसने दूसरे ने दिया, फिर तीसरे, तो वो बोल रहा है रिवर्बरेटिंग इफेक्ट आता है और बैंकिंग में क्राइसिस होता है, उसको सिस्टमैटिक रिस्क। कंट्री रिस्क कि जिस कंट्री से आप डील कर रहे हैं उस कंट्री में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। सोवरेन रिस्क किसी खास कंट्री की बात है। सब रिस्क इन द ओवरऑल कंट्रीज, ऐसा कह सकते हैं पूरा इंडिया तो अच्छा है लेकिन इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट में दिक्कत है, तो इसी को बोलते हैं सोवरेन रिस्क। पूरा इंडिया में तो ठीक है, ओवरऑल सबकी ओपिनियन है इंडिया में ट्रेड करना है, लेकिन इंडिया में भी जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर आए तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, तो वहां उसको बोलते हैं सोवरेन रिस्क। A comprehensive and accurate management control of dealing room operation would cover assessment of the above risk exposure। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा डीलिंग रूम का ऑपरेशन है उसे बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे उससे काम करना पड़ता है और कॉम्प्रिहेंसिव उसका मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए। Is to be noted that foreign exchange dealing room operation are considered to be profit center। और ये हमेशा देखना चाहिए कि जो डीलिंग रूम है वो प्रॉफिट सेंटर है कई बैंकों में। एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी विल ओनली हेल्प द मैनेजमेंट। और इसके लिए क्या करना है, आपको पूरी कोई कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट पॉलिसी बना के रखनी है। टू जनरेट प्रॉफिट्स इट इज इसेंशियल टू हैव प्रॉपर रिस्क एपेटाइट to optimize profit through proper risk reward trade off। तो यहाँ पर उन्होंने कहा प्रॉपर रिस्क एपेटाइट से काम करना है जिससे आप अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर पाए। डिटेल्स अबाउट दीज रिस्क एंड देयर मैनेजमेंट कंट्रोल वुड बी कवर्ड अंडर द यूनिट ऑफ रिस्क। तो ये रिस्क वहां पढ़ रखा हमने रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। और डीलिंग रूम जो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है
और वेल ट्रेन्ड पर्सनल उसमें काम करते हैं। डीलिंग रूम में कंसिस्ट ऑफ डीलिंग एंड बैक ऑफिस स्टाफ। द बैक ऑफिस स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलो अप ऑफ डील्स पुट थ्रू। अब बैक ऑफिस में भी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी फ्रंट ऑफिस ने डील करी है तो उसको डील्स को पूरा करने का काम बैक ऑफिस करता है। द नीड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द डीलिंग रूम ऑपरेशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट और फॉर मैनिपुलेशन। तो उसमें क्या है कि बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है इसमें, क्योंकि मैनिपुलेशन एक्सचेंज रेट में, डीलिंग पोजीशन में, वॉशिंग नेम्स में, मिसमैच में, इन सब में हो जाता है। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना क्या है, वॉशिंग नेम्स नहीं हो, कुछ और होगा। A supreme principle of operation procedure and the area of dealing room activity is a clear functional separation of dealing, back office accounting and reconciliation। तो तीन चीजें क्या क्या आई हैं इसमें? A supreme principle of operational procedure and the area of dealing room activities is a clear functional separation of dealing, back office accounting, जिसको processing control बोला, and reconciliation। The above details on the dealing room and its operation make it clear that operations are crucial and important in any bank institution। The contribution of exchange profit has its own place in the bottom line of the bank, as its large players of the major market have developed a large number of dealers and other staff supported by support। तो आजकल क्या है, कई बैंकों ने बहुत सारे स्टाफ इस काम के लिए लगा लिए, टेक्नोलॉजी लगा ली है। These large dealing rooms have separate desk for trader। हर ट्रेडर के लिए अलग सी जगह बनी हुई है उसमें। As also for derivative, each of the specialized in the own product। तो डेरिवेटिव में भी बहुत सारी डेस्क हैं और जितने भी लोग हैं वो सब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मतलब ज्यादा जानकार हैं। And are constantly in the mark to market money of the bank। In India too, a number of banks हैं। चलो कुछ नहीं, चलो इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी, उसमें एक क्वेश्चन और है वो भी करेंगे और उसके बाद कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेंगे उसके बाद। ठीक है सर, टाइम टुमारो क्या चीज? कल का टाइम यही रख दें आपका? हाँ सर, आप लोग बहुत शिकायत कर रहे थे ना, तो मैं 9:40 रख दिया, 9:30। ठीक है हाँ सर, सही है सर। सर, ये चलो, सिस्टमैटिक लेकिन- रिस्क और सेटलमेंट रिस्क में क्या डिफरेंस है? किसमें? सिस्टमैटिक रिस्क और सेटलमेंट रिस्क में? सिस्टमैटिक रिस्क सेटलमेंट रिस्क का रिजल्ट है। मींस जब भी सेटलमेंट में कोई दिक्कत आती है तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो पूरे सही। सिस्टम पे पड़ता है। ओके सर, ओके। लगातार एक दूसरे से बैंक फेल होता चला हाँ, एक फेलियर होता है तो सेटलमेंट गड़बड़ हो गया, फिर उससे दूसरे का सेटलमेंट गड़बड़ हो गया, उससे तीसरे का हुआ, तो सारे सेटलमेंट मिला मिला के फिर पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर देते हैं। साइकिल खराब हो जाती है पूरी सर वो। हाँ, पूरी चेन खराब हो जाती है। ठीक है, साइकिल खराब होती है तो उससे हमारा सिस्टमेटिक रिस्क हो जाता है। ठीक सर। ठीक है सर हाँ। बेसिल का क्वेश्चन था सर।